आज आप लोगों के सामने हम फिर से उपस्थित हैं। हम अध्याय 4 का भाग 3 को हम समझाएंगे। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, मतलब नगर में रहने वाले लोग अपने भोजन का व्यवस्था कहाँ से करते थे, साग सब्जी उनका कहाँ से आता था, राशन उसन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, कुछ लोग गांव में भी रहते थे और कुछ लोग नगरों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे इस शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। मतलब किसान गांव में क्या करेगा कि अनाज उपजाएगा, सब्जी का खेती करेगा, बगीचा लगाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अपने फलों की आपूर्ति जो है नगरों में करेगा। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पौधों के अवशेषों मतलब कि खुदाई के बाद जो सड़े गले अंश मिले उसी को अवशेष हम लोग बोलते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, वो मतलब सड़ गए होंगे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। खिलौने मिलने से ये प्रमाणित होता है कि उस समय हल होगा तभी ना बच्चों के लिए छोटे आकार के खिलौने दिया जाता होगा। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, तालाबों उलाबों में पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। चारागाह जहाँ मतलब घास फूस हो और जानवर के चरने का जगह हो। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। सूखे महीनों मतलब गर्मी का दिन, ग्रीष्म काल। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम लोग आगे आते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब गहराई से जांच पड़ताल। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल गुजरात राज्य में ही मिले हैं। कच्छ के इलाके में खादर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, मतलब विभाजित थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। मतलब इसको एक तरह से आप अपवाद समझ सकते हैं। इसके हर हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते। सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब भाषण, प्रवचन, ये सब। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अभिलेख मतलब पत्थर पर लिखे गए लेख। यह प्राय अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे बसा था जहां कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। बुक पुस्तक में तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था जहां अनाज उनाज रखा जाता था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिले हैं। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था हड़प्पा काल का। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े और बने मनके वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं।
मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होता है इसके बारे में हम समझाएंगे। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, मतलब सभ्यता का अंत यानी कि पतन कैसे हुआ। कोई भी चीज का उत्थान भी होता है और पतन भी होता है, तो सांसारिक नियम है। सभ्यता के अंत का रहस्य, रहस्य मतलब छिपा हुआ कहानी। अब कैसे रहस्य, क्या रहस्य हम बताएंगे। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बातों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब बेचना होता है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं था। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अब नदियां सूख जाएगी तो जल का दिक्कत होगा, जल का दिक्कत होगा तो उस जगह से लोग तो भागने ही लगेंगे। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। ईंट पकाने के लिए आग जलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है, ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है और पंजाब प्रांत भी है। पंजाब तो वैसे दोनों देशों में है। पंजाब का पूर्वी हिस्सा भारत के पास रह गया और पश्चिमी हिस्सा को पाकिस्तान को दे दिया गया। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में गए और छोटी बस्तियां जाकर बस गई। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम लोग तो आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे, तो वैदिक काल वाले में होगा। अब अन्यत्र के बारे में पढ़ते हैं। नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। आप लोग जानते हैं कि नील नदी पूरे संसार की सबसे बड़ी नदी है और अपने अफ्रीका महादेश की भी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन जहां नील नदी का किनारे का इलाका है उपजाऊ था और अन्य हिस्सा रेगिस्तान था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी अपनी सेनाएं दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरा बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब मिस्र के राजाओं को फराओ भी कहा जाता है। फराओ उनको उन लोगों के शाब्दिक भाषा में कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। उस पर कोई लेप उप लगाया जाता था, केमिकल लेप, रासायनिक लेप। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ उनके अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न मतलब खाने की वस्तुएं, पेय मतलब पेय पदार्थ, पीने की वस्तुएं, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। आप लोग जानते हैं कि पहले के राजा अपने साथ तलवार जैसे हथियार भी रखते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों की दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अपने अध्याय को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों से विदा लेते हैं और पुनः कल हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे।